कॉस्टिंग में हम लोग को मेन काम क्या करना है। तो कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर अगर करना है तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपकी कॉस्ट कैसे आएगी, तो आपको उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पे जाना है। और ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट मैंने कल आपको बताया था क्या क्या है। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको बताया था वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज द मटेरियल यूसेज, what is the wages related with that, what will be the factory cost or factory overheads or administration overheads or selling and distribution overheads, और उसके बाद में टोटल कॉस्ट कितना आया इसका आपको पता चलेगा। फिर आपका रीजनेबल प्रॉफिट कितना है उसमें आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ सेल्स। अब हम कॉस्टिंग के बारे में जब भी बात करते हैं तो ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरा कॉस्ट कितना है। दो तीन चीजें उस पर डिपेंड करती है। एक, कॉस्ट कैलकुलेशन करने से मुझे मेरा प्रॉफिट कितना है समझता है, या फिर मैं रीजनेबल प्रॉफिट को चार्ज कर सकता हूँ। और ये भी मुझे समझता है कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कितने में मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहिए ताकि मुझे मेरा प्रॉफिट बरकरार मिले, कंटिन्यू। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने कल देखा था कि मेरा टोटल कॉस्ट है 28 लाख, मेरा प्रॉफिट है 12 लाख और मेरा सेल्स है 40 लाख। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, समझ में ले। कल समझे मेरे को लीन पीरियड आया, प्रॉब्लम आया, मार्केट में मेरे को उतना सेल नहीं मिल रहा है, तो मैं मेरा सेलिंग प्राइस कम कर सकता हूं कि मेरे पास मार्जिन 12 लाख का है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए मेरा मार्जिन कम हो जाएगा, कॉस्ट क्योंकि मुझे मालूम है 28 लाख के ऊपर नहीं है, मैं मेरा सेलिंग प्राइस कम कर देता हूं। मैं मेरा सेलिंग प्राइस 40 लाख से घटा देता हूं, 30 लाख भी करता हूं, तभी भी मैं 2 लाख कमा रहा हूं। और ये प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए रहेगा, वो कुछ दिन जाने के बाद फिर एक बार कंपनी प्रोग्रेस करेगी तो मैं मेरा प्रॉफिट बरकरार कर पाऊंगा, रख पाऊंगा और मैं उसी मकाम पे पहुंच पाऊंगा जहां मैं पहले था। तो कॉस्टिंग विल हेल्प यू अ लॉट रिलेटेड विद दैट कि भाई हमको ये मालूम होना चाहिए मेरे खर्चे कितने हैं और फिर मेरा प्रॉफिट कितना है, तो मेरा सेलिंग प्राइस भी ऑटोमेटिकली तय होता है। तो आज हम पहले अगर कॉस्टिंग के बारे में सोचते हैं कि मैनेजमेंट को कैसे हेल्प कर रहा है, मैं आपको बोल रहा है। अब बेसिकली व्हेन वी विल say that if we are looking for objects of costing, कौन है? If we are looking for objects of costing, क्या है बेसिक ऑब्जेक्ट्स? तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट। सेकेंड, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। And third, cost control. And fourth, on the basis of which decision making will be very easy for management. क्यों? कॉस्टिंग क्या करेगा? मेरे डिपार्टमेंट का जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या काम करेगा, उसका बेसिक पर्पस क्या होगा, ये उसका बेसिक पर्पस होगा। कौन सा होगा? कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। पहिलं पर्पज आहे कलेक्शन ऑफ कॉस्ट। तुमची कॉस्ट कलेक्ट करा। कलेक्ट करा म्हणजे काय करा? कॅल्क्युलेट करा कुठल्या कुठल्या फॉर्म मध्ये कॉस्ट तुमची आलेली। कालच्या लेक्चर मध्ये आपण एक एक्झाम्पल घेतलेलं होतं, जर मला नोटबुक्स बनवायचे असतील तर त्याच्यासाठी मला कितीचं मटेरियल लागणार आहे, बेसिक मटेरियल, पेस्ट असेल, कागद असेल, हे मटेरियल किती लागणार आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे। माझे वेजेस किती असतील, जे प्रत्यक्ष वर्कर्स काम करणार आहेत त्यांना वेजेस किती द्यायला लागणार ते मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे। मी जेव्हा फॅक्टरी चालवणार आहे तेव्हा फॅक्टरीमध्ये इलेक्ट्रिसिटी येणार आहे, त्या फॅक्टरी प्रोसेसिंग मध्ये काही कॉस्ट येणार आहे, मॅन्युफॅक्चरिंगची काही कॉस्ट येणार आहे, ती कॉस्ट किती आहे ते कॅल्क्युलेट करायला लागेल।
माझ्या कंपनीचं ऑफिस असेल फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो ऑफिस होगा उसका खर्चा कितना है वो ढूंढना पड़ेगा। उसको सेल करने के लिए मैं कितने का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, कितना डिस्काउंट आता है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है, ये करना पड़ेगा। और कुछ खर्चे वो सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में मेरे को पता चलेगा मेरा एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है। जैसे की हम कहते हैं ना, कोई कोई लोक देखो ऐसे बोलते हैं की आपण बोर्ड बघतो की आमच्याकडे व्हेइकल रेंटल बेसिसवर मिळेल। आता हे रेंटल व्हेइकल असतं ना, हे लोक काय कॅल्क्युलेशन करतात मी तुम्हाला सांगतो की एक एक्झाम्पल म्हणून मी सांगतोय, मी त्यातले डिटेल तुम्हाला मी जस्ट एग्जाम्पल म्हणून तुमच्या समोर देतो। एक आदमी कैलकुलेट करता है, समझो मैंने व्हीकल, वो व्हीकल का रेट आपको मालूम रहेगा तो पर किलोमीटर रहता है। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो क्या कैलकुलेट करता है कि मेरे को पेट्रोल या डीजल लगेगा पर किलोमीटर है, आई एम टॉकिंग अबाउट पर किलोमीटर कॉस्ट। तो बोलता है मेरे को पेट्रोल या डीजल लगेगा पर किलोमीटर के लिए 3 रुपीज का। ड्राइवर जो है वो पर किलोमीटर के लिए समझो 2 रुपया उसका कॉस्ट, पर किलोमीटर का कॉस्ट में बोल रहा है, ध्यान से सुनो। म्हणजे ड्रायव्हरला सॅलरी समजा एक्झाम्पल सांगतो 30,000 रुपये असेल आणि तो महिन्यामध्ये 15,000 किलोमीटर गाडी पळवतो, म्हणजे तेवढंच तुमचा बिझनेस आहे, तर त्याची सॅलरी झाली पर किलोमीटर 2 रुपये। असं कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला सांगतो। एक एग्जाम्पल म्हणून मी सांगतोय की गाडी आहे, पेट्रोल 3 रुपये किलोमीटरला लागतं, ड्रायव्हर 2 रुपये। मी परत एकदा एक्झाम्पल देतो, तो 15,000 किलोमीटर गाडी चालवतो, तेवढा तुमचा रेंटल बेसिसवर जाते आणि त्याला पगार 30,000 रुपये, म्हणजे तो 15,000 किलोमीटर चालवतो, त्याच्याकडे 30,000 म्हणजे पर किलोमीटर 2 रुपये। 3 आणि 2 5। त्याच्यानंतर या 2 कॉस्ट शिवाय बेसिकली पेट्रोल कॉस्ट आणि ड्रायव्हर कॉस्ट या मेन कॉस्ट धरल्या जातात। आणि मग याच्याशी रिलेटेड काही एक जनरल कॅल्क्युलेशन केलं जातं की भाई हे 3 रुपये, हे 2 रुपये आणि समजा काय आणखीन आरटीओ चार्जेस वगैरे 2-4 रुपये धरून आपले 8-9-10 रुपये कॉस्ट आली, तर एक 12 ते 15 रुपयांनी जर आपली गाडी भाड्याने गेली 15 रुपीज पर किलोमीटर, तर आपल्याला पर किलोमीटर 15 रुपीज पर किलोमीटर इज द रेंटल रेट। तो उन लोग का सोचना यह है कि 10 रुपया मेरा कॉस्ट है, 15 रुपया में मेरा गाड़ी जा रहा है, तो 5 रुपया में किलोमीटर पे कमा रहा हूं। तो मेरा गाड़ी अगर महीने में 15,000 किलोमीटर भागा तो मेरे को 75,000 रुपीज का इनकम होगा। और इसके लिए गाड़ी को रखना, रेंटल बेसिस पे देना एक बहुत अच्छा बिजनेस है। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं और वहां कॉस्टिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्टिंग हमेशा क्या कहते हैं, कॉस्ट कैलकुलेशन प्रॉपरली करो आप, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। यही तो कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कॉस्टिंग वाला क्या बोलेगा मालूम है, पेट्रोल ड्राइवर ये 2 है, अदर चार्जेस 5 रुपया मत ले लो, आप एग्जैक्ट चार्जेस ले लो। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि आरटीओ का पासिंग करना पड़ता है कमर्शियल व्हीकल के लिए, समझो वो 2 रुपया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस कोई भी कंसीडर नहीं करता, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कोणीच नाही ना कन्सिडर करत, कारण ते व्हेइकल 15,000 किलोमीटर चालणार म्हणजे तेवढं त्याचं लाईफ कमी झालं। तुम्ही जर ट्रान्सपोर्ट व्हेइकल घेऊन जाणार असाल तेवढे पैसे बाजूला काढून ठेवायला पाहिजे। उद्या ते व्हेइकल खराब झालं, त्याचं लाईफ संपलं की तुम्हाला नवीन व्हेइकल घ्यायला पैसे बाजूला काढून ठेवायला पाहिजे। मग पर किलोमीटर त्याचं डेप्रिसिएशन आहे समजा 2 रुपीज, ते तुम्ही काउंट नाही केलेलं आहे। तुम्ही पेट्रोल, ड्रायव्हर आणि अदर एक्सपेन्सेस एवढंच घेतलं, पण मी स्पेसिफिक घेतोय आरटीओ 2 रुपये घेतलं, डेप्रिसिएशन 2 रुपये घेतलं। गाडी ड्रायव्हर चालवणार किंवा कोणी चालवणार, रिपेअर्स आणि मेंटेनन्स गाडीला असतोच, तुम्हाला माहिती आहे, ते 2 रुपये आले। तुम्ही 5 रुपयामध्ये सगळं पकडलंय, ते 2 रुपये तुम्हाला कन्सिडर करायला पाहिजे। डेप्रिसिएशन तुमचा विचार झालेला नव्हता। याच्यानंतर व्हेइकलला टायर्स, ट्यूब्स
या गोष्टी पण दरवर्षी लागतात. जर तुमचं कमर्शियल व्हेकल असेल तर ते तुम्हाला लागतं. टायर्स ट्यूब्स ते तुम्ही काउंट नाही केलं. रिपेअर्स मेंटेनन्स ॲडहॉक धरले. आरटीओ चार्जेस नाही घेतलं. डेप्रिसिएशन तुम्ही नाही घेतलं. आता याच्याशिवाय ह्या तर कॉस्ट तुमच्या झाल्याच. या सगळ्या कॉस्टिंगचं तुम्ही कन्सिडरेशन करायलाच पाहिजे होतं, जे तुम्ही केलेलं नाहीये. याच्याशिवाय ही व्हेकल जर कमर्शियल व्हेकल असेल तर त्याचे पासिंग चार्जेस असतात दर काही दिवसांनी. ते पासिंग चार्जेस ₹1 आला, 1 रुपी. याच्याशिवाय त्या गाडीशी रिलेटेड कधीतरी पोलीस तुम्हाला पकडणार, चार्जेस घेणार. प्रत्येकाच्या काही व्हेकलच्या सगळ्या गोष्टी बरोबर असतात अशा नाहीत. काही वेळेला ओव्हरसीट तुम्ही घेऊन जाता, पकडल्या जाता, ड्रायव्हर हॅज टू पे द चार्जेस फॉर दॅट. सो यू कॅन टेक द अदर चार्जेस फॉर दैट ₹1. दैट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड. तो हम लोग ने पेट्रोल ड्राइवर इतना ही सोचा था. हमने ये सोचा ही नहीं है आरटीओ का भी चार्जेस आता है, डेप्रिसिएशन भी आता है, रिपेयर्स भी करना पड़ेगा, टायर ट्यूब्स चेंज करना पड़ेगा. ये कमर्शियल व्हीकल है, पासिंग का चार्जेस है, अदर चार्जेस है. ये भाड़ा जो देते हैं उनको कमीशन पे करना पड़ता है. ₹1 उनका कमीशन गया, ये भी आपने काउंट नहीं किया था. अब इसको सबको जब आपने काउंट किया तो आपकी कॉस्ट आ गई 3 आणि 2 5 आणि 2 7 आणि 2 9 आणि 2 11 आणि 2 13 14 15 16 16 रुपीज तुमची कॉस्ट आली. तुम्ही ₹15 जर रेंटल बेसिसवर देताय तर तुम्ही स्वतःचं नुकसान करून घेताय. 15,000 किलोमीटर चालली म्हणजे ₹75,000 मिळाले नाही. ₹1 लॉस मध्ये चालवताय तुम्ही, म्हणजे ₹15,000 तुमचे गेले. जर ₹15,000 किलोमीटर गाडी चालली तर कारण तुम्ही डेप्रिसिएशन घेतलं नाही, त्याचे रिपेअर्स चार्जेस तुम्ही कन्सिडर केले नाही, टायर्स ट्यूब झिजत आहे तुम्हाला माहिती नाही, तुम्ही त्याला काउंटिंग मध्ये गेलेलं नाही. सो कॉस्टिंग में कलेक्शन ऑफ कॉस्ट का ये तो इंपॉर्टेंस है. आपका कॉस्ट कहां कहां आ रहा है उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करो तो आगे आप जा सकते हो. जैसे कि आपको सबको मालूम है कि मानपाड़ा रोड और